कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? कि ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ बोलना है। तो भाई राघव चड्ढा जी, कल से जो फिल्मी डायलॉग आप मार रहे हो, चुप कराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ, घायल हूँ, घातक हूँ, इन सबको देखते हुए 3 अवार्ड तो तुम्हारे पक्के हो गए। अवार्ड नंबर 1 जो है डरपोक नंबर 1, अवार्ड नंबर 2 वो है मौका परस्त नंबर 1, अवार्ड नंबर 3 वो है एहसान फरामोश नंबर 1। राघव चड्ढा की मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार दिल्ली शीश महल में इसकी पिटाई हुई है, मुर्गा बना के पिटाई हुई है। दूसरा जो चंडीगढ़ गुप्त कोठी है वहाँ पर इसको मतलब बिल्कुल इसके मैं ये कह सकता हूँ कि नंगा करके इसको पिटा गया था बेचारे को। ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ क्षमता नहीं ਇੰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ बड़े आ गए कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। दोस्तों, दिल्ली में फिर चर्चा शुरू हुई है। जी हां, इस बार चर्चा में नाम आ गया राघव चड्ढा का। क्यों अचानक चर्चा में आए राघव चड्ढा, आज हम इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया।
मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत का पारा चढ़ चुका है और इस बार निशाने पर हैं राघव चड्ढा। कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बिट्टू ने सीधा आरोप लगाया, राघव चड्ढा अब आपके लिए एटीएम नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल को अब नया बैंक मिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी के अंदर बड़ा खेल चल रहा है। ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚੋਲੀਆ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਗੜਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਨਾ ਬਣ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਡਣ ਖਟੋਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਿਸੋਦੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੋਆ 'ਚ ਖਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ ਲੌਕਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ। अब सवाल उठता है, क्या आपके अंदर फंडिंग और ताकत की नई राजनीति शुरू हो चुकी है? क्या राघव चड्ढा का पार्टी में कद सच में कम हो रहा है? आइए समझते हैं इस पूरे सियासी विवाद की परतें। जी हाँ, आपके अंदर की खींचतान और बड़ी राजनीति की आहट आने लगी है। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद।
दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक नाम लगातार सुर्खियों में है और नाम हम आपको बता चुके हैं, राघव चड्ढा। कभी पार्टी का चमकता चेहरा माने जाने वाले चड्ढा अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से क्यों हटाया गया, बल्कि इससे कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या आपके भीतर सब कुछ ठीक है या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। जी हां, आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने खुलकर राघव चड्ढा की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप साफ था, संसद में सॉफ्ट पीआर करने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी पार्टी के पास सीमित समय होता है, उसमें समोसे जैसे मुद्दे उठाना गलत प्राथमिकता है। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए और देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। यह बयान केवल आलोचना नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि पार्टी अब एग्रेसिव राजनीति चाहती है, ना कि कॉर्पोरेट स्टाइल सॉफ्ट पॉलिटिक्स। चुप्पी पर सवाल, विदेश यात्रा पर निशाना। जी हां, सबसे बड़ा आरोप यह लगा जब अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया गया, तब राघव चड्ढा देश में नहीं थे। भारद्वाज ने कहा, जब सारे नेता जेल में थे तब आप कहां थे? इसके अलावा विपक्ष के कई मुद्दों पर, जैसे चुनाव आयोग से जुड़े प्रस्ताव या संसद वॉकआउट, चड्ढा की दूरी भी सवालों के घेरे में रही। मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए।
और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत नहीं। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही थी। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम जीते हुए, हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, वो अपना ऑपरेशन करवाने। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी, मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको यह तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। सॉफ्ट इमेज या रणनीति, इसको समझिए। राघव चड्ढा का संसद रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने गिग वर्कर्स के तनाव, मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स, युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। लेकिन आपके भीतर अब सवाल ये है कि क्या ये मुद्दे राजनीतिक लड़ाई के लिए काफ़ी हैं? आम आदमी पार्टी ने साडे राघव चड्ढा जी ਨੂੰ देश की सर्वोच्च ਜਿਹੜੀ पार्लीमेंट आ राज्य सभा का मैंबर बनाया। सारे साडे पंजाब के MLA साहबान ने चुन के भेजा। जो पंजाब के मुद्दों पर गल आई तो एक भी पंजाब का जो सेंसिटिव मुद्दा सी उन्होंने उठण तो उन्होंने गुरेज किया। बहुत बड़ा मुद्दा है कि RDF का लगभग 8500 करोड़ रुपया और जो GST का लॉस होया, GST लागू होने के नाल जो लॉस होया स्टेट ऑफ पंजाब नूं लगभग 60,000 करोड़ रुपया। और ये नाल ही जिहड़ा GST 2 आया ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ रुपए ਐਨੂਅਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ सांसद राघव चड्ढा जी ने भेजे, पर लेकिन उन्होंने एक भी मुद्दा देश की पार्लीमेंट च उठाया।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ उठा के पंजाबियों दे नाल, पंजाब दे नाल बहुत बड़ा धोखा कीता गया। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि बीजेपी जैसी मजबूत सरकार के सामने सीधी टक्कर जरूरी है। अब बीजेपी एंगल क्या है और सियासी चर्चा क्या है, इसको भी जरा सा समझ लीजिए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को राघव जैसे कॉरपोरेट पढ़े लिखे सॉफ्ट स्पोकन नेता पसंद आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में प्रोफेशनल और पॉलिश चेहरों को जगह देने की बात अक्सर कही जाती है। जे कोई पार्टी वालों लाइन है कि अज ये मुद्दा जिहड़ा है वो जिहड़ियां वोटां कट्टियां जा रही हैं, लीगल वोटां नूं कट्टिया जा रहा है, सही वोटां नूं कट के गलत वोटां अपने बंदियां दियां जाली वोटां बनाईयां जा रही ने, इस मुद्दे ते बोलना है। गुजरात दे विच 160 साडे लीडर ते वलंटियरां ते परचे कर दिते गए, ਉਹਦੇ ਤੇ बोलना है। पंजाब दे विच किवें ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ MSP ਦਾ ਜਾਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PJ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। इस बीच चड्डा की निजी जिंदगी, उनका रिश्ता बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से भी उन्हें एक ग्लैमरस और हाई प्रोफाइल नेता बनाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या रणनीति में नई संभावनाओं की आहट। फिर फरवरी 2025 में दिल्ली का चुनाव होता है। चड्डा को कहा गया कि नई दिल्ली सीट के लिए आप इलेक्शन एजेंट बन जाइए अरविंद केजरीवाल के। राघव ने इनकार किया और राघव ने यह भी कहा कि मैं कोई रैली में नहीं आऊंगा, मैं या तो रोड शो करूंगा या पदयात्रा करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको रैली करनी पड़ेगी तो आपको बीजेपी को टारगेट करना पड़ेगा। और अब मामला फरवरी मार्च इस साल का आता है जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, कि उनका कोई रोल नहीं था इस लिकर स्कैम में, उनको बरी किया जाता है। नॉट वन ट्वीट, कमेंट, कुछ नहीं। राघव चड्डा को कई टीवी चैनल्स ने पूछा, सवाल पूछे, राघव चड्डा ने टीवी पर भी आने को और अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करने से इनकार किया। दैट वाज अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल टीम फाइनल स्ट्रॉ। अब बहुत हो गया। हमने 2 साल तक देख लिया कि किस तरह से आप हर विषय पर बात करते थे पार्लियामेंट में, पर एक बार भी आपने मोदी जी या बीजेपी को कटघरे में नहीं रखा। वो काम संजय सिंह कर रहे थे, आप उससे हट गए। क्यों? अब यही सवाल उठता है और इसी वजह से मुझे लगता है वो दूरियां बढ़ गई थी। अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, जब अरविंद केजरीवाल परेशानी में होते हैं, जब दिल्ली में आम आदमी सरकार हार जाती है चुनाव, वेयर इज राघव चड्डा? और क्या राघव चड्डा ने कोई बिहाइंड द सीन्स डील कर दी थी? राघव चड्डा ने एक पूरी थी सोशल मीडिया टीम अपनी बना ली, जिसका केवल एक मकसद था कि जब भी राघव चड्डा कुछ बोले उसको कैसे प्ले अप किया जाए। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं 8 महीने बाद, और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने साफ कहा राघव चड्डा को कि अब आप अटैक करेंगे केजरीवाल को। क्या बीजेपी में जा सकते हैं राघव चड्डा? ये सवाल गूंज रहा है। आइए समझते हैं। ये सिर्फ अटकल नहीं है, लेकिन राजनीति में उदाहरण मौजूद है। लेंडर पेस जैसे बड़े नाम भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो क्या राघव चड्डा भी ऐसा कदम उठा सकते हैं? अभी तक इसका कोई ठोस संकेत नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ती दूरी और आलोचना इस चर्चा को हवा जरूर दे रही है। तो भाई राघव चड्डा जी, कल से जो फिल्मी डायलॉग आप मार रहे हो, चुप कराया गया हूँ, हारा नहीं हूँ, घायल हूँ, घातक हूँ, इन सबको देखते हुए 3 अवार्ड तो तुम्हारे पक्के हो गए। अवार्ड नंबर 1 जो है डरपोक नंबर 1, अवार्ड नंबर 2 वो है मौका परस्त नंबर 1, अवार्ड नंबर 3 वो है एहसान फरामोश नंबर 1। और ये 3 अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं उसकी वजह भी बता रहा हूँ। पहला अवार्ड तुम्हारा डरपोक नंबर 1। जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया और तुम्हें मालूम चल गया कि अगला नंबर तुम्हारा है, तो तुम डर के मारे भाग गए विदेश। और विदेश जाके तुम क्या कर रहे हो? तुम बता रहे हो कि मैं तो आंखों का
इलाज करवाने आया हूँ और वहां तुम देख रहे हो विंबलडन के मैच, फिर तुम्हारी सेटिंग हो जाती है भाजपा से, तो तुम इंडिया आते हो। इस चीज की सुगबुगाहट तो लोगों के बीच में काफी टाइम से चल रही थी, पर तुमने खुद ही अब इस चीज को साबित कर दिया कि तुम कैसे भाजपा से सेटिंग करके वापस आए हो, क्योंकि भाजपा के खिलाफ तुम बोलते ही नहीं। अब दूसरा वार्ड है तुम्हारा एहसान फरामोश नंबर 1, आम आदमी पार्टी, जिसको तुम कहते हो कि इस पार्टी ने मेरे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। जिस पार्टी ने तुम्हें नेशनल ट्रेजरर बनाया, लोकसभा चुनाव लड़वाया, दिल्ली से विधायक बनाया, उसके बाद तुम्हें पंजाब का सह प्रभारी बनाया और फिर देश की राज्यसभा में भेजा। सबसे नौजवान तुम खुद बोलते हो मैं देश की राज्यसभा का सांसद हूं, देश की राज्यसभा भेजा। उसके बाद भी वो कहते हैं ना तुम आंखों का ऑपरेशन ही करा के आए, आंखों में सुअर का बाल डलवा के आए हो। इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी, इतनी एहसान फरामोशी। तो ये तुम्हारा दूसरा वार्ड है, एहसान फरामोश नंबर 1। और राघव भाई तुम्हारा तीसरा वार्ड, मौका परस्त नंबर 1। जब तुमने आम आदमी पार्टी से जितनी संभावनाएं थी उससे ज्यादा पार्टी ने तुम्हें दिया। अरविंद केजरीवाल जी जो तुम्हें इतना अजीज समझते थे, हमेशा तुम्हारी हैसियत से बढ़ के उन्होंने तुम्हें दिया, तुम्हें उसकी भी कदर करनी नहीं है। तुमने देखा कि आम आदमी पार्टी से जितना मिल सकता था उतना मैं ले चुका, उससे कई ज्यादा ले चुका, तो अब मुझे पाला बदल लेना चाहिए। अब जो बीजेपी का एहसान तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको अदा करने की तरफ चले हो। जो बीजेपी से तुम सेटिंग करके आए थे, तुम उस सेटिंग का अब कर्ज उतारने की तरफ चले हो। और तुम ये मत समझना कि कोई इस चीज को देख नहीं रहा। ये जो पेड कैंपेन चलाकर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम लोगों को गुमराह कर लोगे, लोगों के मुद्दे उठा रहे हो, कोई लोगों का मुद्दा नहीं उठा रहे तुम। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो है इस देश के संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन को पंगु किया जा रहा है, उसके ऊपर तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता भाजपा के खिलाफ। इतना क्यों डरते हो भाई भाजपा से? अच्छा, डरते तो हो क्योंकि तुम्हें जेल जाने से बचाया भाजपा ने। पर ये मत समझना कि ये चीजें लोगों से छुपी रहती हैं। सारी चीजें, सारा सच तुम्हारा लोगों के सामने आ चुका है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हर पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं होती और हर नेता अरविंद केजरीवाल नहीं होता। अब तुम्हारी हालत जब बनेगी ना धोबी के कुत्ते वाली, तब तुम्हें समझ आएगा। पद से हटाना सियासी संदेश क्या है, समझिए। आपने राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाकर अशोक कुमार मित्तल को जिम्मेदारी दी है। यह सिर्फ पद परिवर्तन नहीं है, बल्कि लाइन में रहो या बाहर हो जाओ जैसा संदेश भी माना जा रहा है। राघव चड्ढा आज दो राहे पर खड़े नजर आते हैं। एक तरफ पार्टी की अपेक्षाएं, दूसरी तरफ उनकी अपनी सियासी स्टाइल। क्या वो आपके आक्रामक मॉडल में फिट होंगे या फिर उनकी राजनीति कोई नया मोड़ ले लेगी? और नया मोड़ लेगी, इसी की संभावनाएं और उम्मीद है। और ऐसे ही होगा क्योंकि जिस तरह से आपके सारे नेता राघव चड्ढा पर टूट पड़े बयानबाजियों में, ऐसे में आप में रहना उनके लिए संभव नहीं है। देखो, मैंने उनकी अभी वीडियो देखी है, उसमें भी वो ये कह रहा है कि मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। तो घातक फिल्म का जिक्र कर रहा है कि जिसमें एक कातिया है और वो एक काशीनाथ है। तो वो केजरीवाल को कातिया बता रहा है, अपने आप को काशीनाथ। मैं बता दूं लोगों को कि ये जो दिल्ली और पंजाब से उगाही की गई थी, उसकी लड़ाई चल रही है। जो पैसा जो उगाही का हुआ था, जो सिंगापुर पहुंचना था, वो पैसा इंग्लैंड पहुंच गया। और इसकी राघव चड्ढा की मैं ये कह रहा हूँ कि दो बार, एक बार दिल्ली शीश महल में इसकी पिटाई हुई है, मुर्गा बना के पिटाई हुई है। दूसरा जो चंडीगढ़ गुप्त कोठी है, वहाँ पर इसको मतलब बिल्कुल इसके मैं ये कह सकता हूँ कि नंगा करके इसको पिटा गया था बेचारे को। और अब जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगा राघव चड्ढा को सारी की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उनका कोई मतलब नहीं है। जो अब कह रहे हैं कि ये मोदी की अब गोद में बैठ गया, वो उसकी गोद में बैठ गया, मैं ये बता रहा हूँ ये पूरी मड़ाई और पंजाब की उगाही पर, क्योंकि ये IAS IPS के ट्रांसफर करता था। भगवत मान तो एक नाम मात्र का CM था और CM की मतलब वहाँ पे PN जितनी चलती थी इसकी, भगवत मान साहब की, पूरा का पूरा शैडो CM कह लो, इसको सुपर CM बना के। तो उस टाइम पे कौन सी रिश्तेदारी निभाई जा रही थी या कौन सी रिश्तेदारी बनाई जा रही थी राघव चड्ढा के साथ, जो उसको इतनी पावर दी गई थी। और दूसरी बात, इसका अन्ना आंदोलन से कोई लेना देना राघव चड्ढा का है नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो महिला सांसद थी, कम से कम उसने इतनी हिम्मत तो दिखाई थी कि उसने बताया कि मेरी पिटाई हुई है। ये भाई तो बता ही नहीं रहा, इसकी पिटाई हुई थी, आंखों में नील पड़े थे, तब इसने चश्मा लगा के ये इंग्लैंड चला गया था। और जो परिणीति चोपड़ा जो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर रही है, उसकी शादी के बाद इसके ज़्यादा उल्टे लगे थे। पूरा का पूरा माल का खेल है और इसमें कोई खेल नहीं है। और वो जो माल सिंगापुर मैंने बताया जो जाना था, वो इंग्लैंड गया और उसमें उसके दौरान इसको मुर्गा बना के इसको पीटा गया। एक बार दिल्ली शीश महल में पीटा गया और दूसरी बार इसको चंडीगढ़ गुप्त कोठी
जहाँ पे भगवत मान साहब को भी जाने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ पे इसको पिटा गया था। आपको याद होगा जब लुधियाना से राज्यसभा मेंबर नए नियुक्त हुए थे आपके राजेंद्र जी, तब हमने कहा था कि राज्यसभा में कोई ऐसा बंदा दिया जाए जो संजय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बोल सके। शायद ऐसे राघव चड्ढा नहीं थे और यही कमी पार्टी को खल रही थी। फिलहाल इतना तय है, पिक्चर अभी बाकी है और आने वाले समय में राघव चड्ढा की राजनीति दिल्ली ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा असर डाल सकती है। नमस्कार।